हम बात कर रहे हैं आपसे स्टेरिक इफेक्ट की। तो स्टेरिक इफेक्ट लगता कैसे और कब लगता है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक है। इसे कहते हैं हम प्राइमरी, इसे कहते हैं सेकेंडरी, इसे कहते हैं टर्शियरी। तो स्टेरिक इफेक्ट इन तीनों में इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन कितनों से घिरा है। अगर मैं प्राइमरी देखता हूं तो प्राइमरी सिर्फ एक जगह से घिरा है, प्राइमरी हैलाइड सिर्फ एक जगह से घिरा है और वो है ये। अगर मैं सेकेंडरी देखूं तो ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये दो जगहों से घिरा है। और अगर मैं टर्शियरी देखूं तो ये तीन जगहों से घिरा है। टर्शियरी को देखो आप, तो जो जितना ज्यादा जगह से घिरा है वो उतना ज्यादा कंजस्टेड है, वो अनस्टेबल है। एक बात। दूसरी बात, ये ज्यादा स्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी उल्टा बोल दिया। प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी सबसे कम स्टेबल है। टर्शियरी कंपाउंड जो है वो सबसे कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि तीन जगहों से गिरा है, और तीन जगहों से गिरा है तो वो टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा जरा उसकी बात करते हैं, जरा ध्यान दो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो टूट के बनाएगा क्या। देखो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी है। अगर प्राइमरी टूटा तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी टूटा तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी टूटा तो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और टर्शियरी टूटा तो बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब आपको यह पता करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। कोई बताएगा कौन सा इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी के लिए? कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। शाबाश, हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही। टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। कौन? कार्बोकैटायन। और इफेक्ट कौन सा है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हिसाब से टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन और कम स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है उसका हैलाइड कंपाउंड कम स्टेबल है। इसका मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन चाहता है अपना एक्स छोड़ना, टर्शियरी कार्बोकैटायन चाहता है अपना एक्स छोड़ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कम चाहता है अपना एक्स छोड़ना, और प्राइमरी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको जो आगे जाके कंपाउंड मिलने वाला है वो स्टेबल है ही नहीं। ठीक है,
तो इसका मतलब कंपाउंड की बात होगी तो स्टेरिक इफेक्ट और आयन की बात होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दो बातें चलेंगी। सबके समझ में आया? किसका डाउट था स्टेरिक इफेक्ट, जल्दी बताओ। नंदिनी। नंदिनी समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। किसी बच्चे ने एक मैकेनिज्म पूछा है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म क्या कहता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कहता है अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके एक और न्यूक्लियोफाइल, अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके एक और न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा मैं बार बार देख रहा हूं, कभी ये रितिका लेफ्ट कर जाती है, कभी गुलनाज लेफ्ट कर जाती है, अंचिता लेफ्ट कर चुकी है। तो ये बच्चे जिनको दिक्कत आ रही है नेटवर्क की, वो वीडियो जरूर देख लेना। अब अंचिता भी है या कर चुकी परमानेंटली लेफ्ट? यस सर। बेटा नेटवर्क भी क्या क्या तेरा? अगर नेटवर्क इश्यू है तो वीडियो जरूर देख लेना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले आप ये समझो कि क्या आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये किसका क्वेश्चन है? SN1 SN2 रिएक्शन, जल्दी बताओ, नाम बोलो। हर्ष, हर्ष का क्वेश्चन है। यस सर। हर्ष एक बात बता, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या जो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, या जो न्यूक्लियस लेना चाहता है। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब जो पॉजिटिव चीज चाहता है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो पॉजिटिव चीज चाहता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, X माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हर्ष बात समझ में आई? यस तो हर्ष अगर मैं तेरे से कहूं कि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है हेलोजन, X माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो इनको रिप्लेस कौन कर सकता है? OH माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस। उनको रिप्लेस करने जब वो आएगा तो दो तरीके के मैकेनिज्म तेरे सामने आएंगे। एक पहला मैकेनिज्म कि वो उसको जब रिप्लेस करे तो उसकी भी इंपॉर्टेंस हो और जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी भी इंपॉर्टेंस हो, एक बात। दूसरी बात, जब वो उसको रिप्लेस करे तो उसकी इंपॉर्टेंस ना हो, जो आ रहा है अटैक कर रहा है सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। तो अगर दोनों की इंपॉर्टेंस हुई तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर, और अगर एक की इंपॉर्टेंस हुई तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। आ जाओ, बायमॉलिक्यूलर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दोनों मॉलिक्यूल पे। आ जाओ, इस रिएक्शन को देखो, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये चाहता है कि वो सामने से अटैक करे, लेकिन ये भी खुद नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं कर सकता, नेगेटिव चीज नेगेटिव पे अटैक नहीं कर सकती, तो वो पीछे से बैक अटैक करेगा। क्या वहां जगह है? हाँ, कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो अटैक कर सकता है, जगह खाली है। चलो आपने कहा नहीं भैया वो CH3 से जुड़ा था, वो प्राइमरी था। अगर वो प्राइमरी होता तो भी पीछे से अटैक हो सकता था, अगर वो प्राइमरी होता तो भी पीछे से अटैक हो सकता था, क्योंकि तब भी हमारे पास काफी स्पेस बचता, काफी स्पेस बचता। समझ रहे हो? तो मैं कह रहा हूं कि ये सीधा सीधा स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है। सामने से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ गया, पीछे से अटैक करेगा। पीछे से कब अटैक करेगा? अगर यहां पर स्टेरिक इफेक्ट कम हुआ तो पीछे से अटैक होगा, अगर स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा हो गया तो पीछे से अटैक नहीं होगा। अगर यहां पर तीनों होते, अब कैसे अटैक करेगा? फंस गया? वेट करेगा। नहीं कर अब पाएगा। अब बिल्कुल अब वेट करेगा। ये किसने? राघव ने बोला है। राघव बिल्कुल सही। अब वो SN2 ही नहीं करेगा, अब वो SN1 करेगा। अब वो वेट करेगा कि कब X हटे। इज इट क्लियर? यस सर। चलो नीचे आ जाओ। यस सर। तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा, X यहां आ जाएगा, और कार्बन के बचे कुछ हाइड्रोजन यहां ऐसे साइड में बैठ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी बैठे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल और X जो है उन दोनों के बीच में चेक किया जाएगा कौन ताकतवर है, और जो ताकतवर होगा वो रह जाएगा, जो कमजोर होगा वो चला जाएगा। आई बात समझ में? तो दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए बायमॉलिक्यूलर है, इसलिए बायमॉलिक्यूलर है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर है, SN2 है। अच्छा सर वैसे आपने बताया था ये 5 वाला बॉन्ड बहुत कम टाइम के लिए टिकता है, वो हाँ। कम टाइम कितना हो सकता है? 10 की पावर -12 सेकंड कहती है केमिस्ट्री उसको। उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है।
प्राइमरी पे अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो सकता है, सेकेंडरी पे थोड़ी दिक्कत आएगी, नीचे से तो हो नहीं सकता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शायद ऊपर से हो जाए। टर्शरी में अटैक हो ही नहीं सकता, ना पीछे से आगे से हो नहीं सकता, तो टर्शरी के लिए SN2 रिएक्शन बहुत मुश्किल है। टर्शरी के लिए SN2 रिएक्शन बहुत मुश्किल है। आई बात समझ में? यस सर, पक्का? यस सर। चलो, हाँ जी सर। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर टर्शरी कार्बोकेटाइन जब टर्शरी कार्बन होता है तो उसमें जो हेलोजन होता है वो अपने आप रिमूव हो जाता है ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाँ, की वजह से। तो वो SN1 बनेगा ना, फिर वो SN2 थोड़ी कहलाएगा। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। अब जरा इस पेज पे देख, तो वो कह रहा है इस हिसाब से ये बेटा कुछ नहीं होता, फॉर्म होता है पहला कार्बन, 0 डिग्री कुछ नहीं होता, कहीं एग्जाम में ढूंढो या लिख दो, मैम क्या पता नहीं क्या लिख दिया बच्चे ने। इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। हाँ, इसका मतलब इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। 0 डिग्री, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है टर्शरी में, उससे कम है सेकेंडरी में, उससे कम है प्राइमरी में, सबसे कम है 0 डिग्री में। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी 0 डिग्री से टर्शरी की तरफ बढ़ते वक्त डिक्रीज करेगी। SN2 की रिएक्टिविटी सबसे अच्छी होगी फॉर्म के लिए, पहले कार्बन के लिए, उसके बाद होगी प्राइमरी के लिए, उसके बाद होगी सेकेंडरी के लिए, और टर्शरी के लिए सबसे बेकार। हर्ष, बात क्लियर हुई? सर ब्रांचिंग में भी बता यस दो। सर। ब्रांचिंग ही तो होती है बेटा ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और क्या होती है तो ये कहना चाह रही है साथ वाले पे ब्रांचिंग का इफेक्ट। वो बताएंगे, अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं, वो इसी से ही निकलेगा। अब इसको देखो, अगर मैं आपसे SN2 का पूछूं कि हैलाइड बदल दूं तो फ्लोराइड पे अच्छा होगा, क्लोराइड पे अच्छा होगा, ब्रोमाइड पे अच्छा होगा, या आयोडाइड पे अच्छा होगा, तो ये आपका इनऑर्गेनिक के हिसाब से चलेगा। आयोडाइड पे सबसे अच्छा होगा, ब्रोमाइड पे उससे कम, क्लोराइड पे उससे कम, फ्लोराइड पे सबसे कम। ठीक है बेटा, किसी बच्चे का माइक खुला, अपना माइक बंद कर लिया करो कृपया करके, ये रिकॉर्डिंग आप ही के लिए है। तो फ्लोराइड पे सबसे घटिया होगा, आयोडाइड पे सबसे अच्छा होगा, खत्म कहानी। अब बात करूं अगर मैं SN1 रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मतलब Cl या न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन जो हमारा पहले से लगा हुआ है या जो अब नया नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड करेगा, या तो इस पे डिपेंड करेगा या इस पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा इस पे, अगर ये हटा तो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नहीं तो अटैक ही नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा सिर्फ हमारे पहले से लगे हुए हैलाइड के ऊपर। आ जाओ, और जब हम इसको हटाते हैं इस न्यूक्लियोफाइल से, तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन आता है। अब उस कार्बोकैटायन के आने का प्रोसेस स्लो है, ठीक है। इसको देखो, इस रिएक्शन को, यहां से ये बनने में टाइम लगेगा, और ये स्टेबल क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब जब ये बन गया, एक बार ये बन गया, तो दूसरी रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, 10⁻12 सेकंड में, उसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। सेकंड स्टेप बहुत जल्दी होगा, पहला स्टेप है स्लो स्टेप, इसको आगे जाके आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी जानेंगे, जब मैं आपको लेसन नंबर 4 केमिकल रेट कराऊंगा, ठीक है। अगर ये टर्शरी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। तो ये दो बातें समझ में आई, SN1 SN2। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की मैं बात करूं तो अब भी आयोडीन सबसे अच्छा है, ब्रोमीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, और फ्लोरीन सबसे कम। ये बात समझ में आई हर्ष? यस सर। हर्ष, क्लियर है पॉइंट? यस सर। पक्का? यस सर। मम्मी कसम? हाँ सर। चलो, अब इतना बोल रहे तो हम मान लेते हैं। SN1 SN2 होने के बाद एक पॉइंट अभी एक बच्चे ने और पूछा था, वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखता हूँ, यहाँ मैंने कहीं करा रखा है, हाँ ये करा रखा, ये देखो। आइसोमेरिज्म का एक हिस्सा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पहले पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन एटम क्या होता है। कायरल का मतलब होता है ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ जुड़ी हुई चारों चीजें अलग हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड ना हो, यानी कि उसके पास रोटेशन फ्री हो, सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे वही रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चलो, यस सर। तो ये आपका कार्बन, इसके साथ जुड़ी चीजें P, Q, R, NS,
अब ये कैसा कार्बन है? ये कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिसके साथ चारों चीजें जो जुड़ी हैं वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। उसमें तो कोई दो चीजें भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ 2p भी लगा दूंगा तो ये कायरल नहीं होगा, ये अकायरल बन जाएगा। सिर्फ कायरल कार्बन एटम ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, अकायरल कार्बन एटम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ये देखो, ये अकायरल है। अगर अकायरल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अगर किसी के पास मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे इस नहीं दिखाया यहाँ कोई केस, ये देखो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा क्योंकि ये अकायरल कार्बन एटम है। ठीक है, बोलो। यस सर सर। आकाइलो का जरूरी है कि वो ना घूमे, वो रोटेट ना करे। हाँ, टूट जाता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड घूमते ही टूट जाता है। रोटेशन नॉट पॉसिबल पाई बॉन्ड के अंदर। याद करो, लेसन नंबर 4 में पढ़ाया था 11th में। सर पर अगर दो सेम हो जाए, जैसे SS सेम है, हाँ, तब भी नहीं घूमेगा। घूमेगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। वो कैसे, वो जो घूम रहा है, घूमने में सिमिट्री आ जाएगी। अगर वो सिमिट्रिक है तो लेफ्ट रोटेशन हो रही है या राइट रोटेशन हो रही है, इसका हमें पता नहीं चलेगा। और ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ये यही पता लगाने के लिए होता है कि लेवो और डेक्स्ट्रो दो अलग अलग चीजें आ रही हैं या नहीं। आ जाओ, जब कोई चीज घूमती है, अब देखो इसमें, अब जो नया एग्जांपल है, इसमें लगा है आपका HOH CS3 C2H5। कार्बन से जुड़ी चारों चीजें अलग हैं, चारों चीजें अलग हैं। दूसरी बात, अब जब ये रोटेट करेगा, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करा तो कहलाएगा लेवो, और राइट की तरफ रोटेट करा तो कहलाएगा डेक्स्ट्रो। अब ये लेफ्ट में रोटेट करेगा, राइट पे रोटेट करेगा, वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। वो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री में है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। तो लेफ्ट में रोटेटरी कहलाते हैं लेवो रोटेटरी, राइट में रोटेटरी कहलाते हैं डेक्स्ट्रो। लेवो और डेक्स्ट्रो दोनों मिलके एक जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये जो जोड़ा होता है, इस जोड़े को हम कहते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर। पेयर ऑफ एनेंशियोमर, एनेंशियोमर का जोड़ा। और ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पहली बात, ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं। ठीक है बेटा, जिसका भी डाउट हो सब बच्चे सुना करो, बहुत फायदा होता है। क्लियर है? ये रिवीजन हो रही है आपकी। आप ये मत सोचो कि अब कई बच्चे सुस्ता रहे होंगे, ये तो आता है अपने आप को, अपने को आता है। अरे इससे कुछ नहीं होता, जो चीज करा रहे हैं उसको दोबारा सुन लो, हो सकता है मैं इस बार कोई नई चीज बता दूं। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये सुपर इम्पोजेबल इमेज है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। सर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं समझ में आया। देख बेटा, ये मेरा हाथ है, देख दिखाई दे रहा है? यस सर। ये मेरा दूसरा हाथ है, क्या ये एक दूसरे को इम्पोज कर रहे हैं, पूरा ढक पा रहे हैं? देखिए अंगूठा नहीं ढकने दे रहा इन्हें, यस सर। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। अगर ये पूरा ढक ले तो वो सुपर इम्पोजेबल इमेज है। ओके सर। तो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेती है। क्या हमारी बॉडी सुपर इम्पोजेबल है? हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी बाइसिमेट्रिक है। ठीक है, यस सर। अच्छा चलो ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। सर एक डाउट था। हाँ जी बोलो। सर आपने बोला SN1 और SN2 आयोडीन के साथ बेस्ट होता है। हाँ हाँ, डाउन द ग्रुप हैलोजेंस की एक्टिविटी तो डिक्रीज होती है ना। डाउन द ग्रुप हेलोजेंस की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर उस हेलोजन को हटाना है। फ्लोरीन को कौन हटाएगा बेटा, वो मोहल्ले का गुंडा है। आयोडीन को आप हटा सकते हो, आयोडीन को सबसे आसानी से हटा सकते हो। उससे कम हटाने में, उससे कम दिक्कत आएगी ब्रोमीन, और उससे ज्यादा दिक्कत आएगी ब्रोमीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन। फ्लोरीन को हटाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ध्रुव गोयल अब ज्वाइन कर रहा है क्लास को। ध्रुव इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहा है क्लास को? मेरा फोन ऑफ हो गया था भैया, पहले एक बीच में, पहले जो उस पे साहिल बेटा एक नाम लिख लो, ध्रुव 1 घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहा है। अब देखो रिटेंशन का मतलब क्या है। अगर कार्बन के साथ 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, D, C, A और X, और अगर इस X को Y रिप्लेस करता है, और रिप्लेस करने के बाद भी उसके एंगल वगैरह चेंज नहीं करते, इसको बेटा साइलेंट पे कर ले। ये X को हटाकर Y आया, लेकिन जब Y आया आपका तो भी
वो ऐसे का ऐसा ही है। मान लो ये पोजीशन थी, ये एक्स हटा और इसकी जगह वाई आया, लेकिन ये नहीं बदला। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, जब ये एक्स हटा और घूमकर वाई इधर आया तो पोजीशन बदल गई। अगर पोजीशन बदल गई तो उसे कहते हैं इनवर्जन। पोजीशन बदल गई तो कहते हैं उसे इनवर्जन, और पोजीशन रिटेन रही तो उसे कहते हैं रिटेंशन। याद रहेगा? हाँ जी सर, यस सर। पोजीशन रिटेन रही तो रिटेंशन। अब देखो, क्या ये इन्वर्जन है? यहां पर था डी, यहां पर था ए, यहां पर था सी और यहां था एक्स। इस एक्स को हटा के वाई तो आया, लेकिन देखो कहां आया, उल्टा हो गया। क्या ये पहले आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा था जो अब लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है हटकर? बोलो। यस सर। तो क्या ये इन्वर्जन है? यस सर है। अगर मैं इन्वर्टेड पार्ट को उसके ओरिजिनल वाले पार्ट के साथ लूं और उन दोनों को देखूं, इसको और इसको देखूं, तो क्या इन दोनों का मिक्सचर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा? देखो, दोनों के पास ए है, दोनों के पास कार्बन है, दोनों के पास वाई है, दोनों के पास सी है, दोनों के पास डी है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? ऑप्टिकल। ये जो ये वाला आइसोमर है नीचे वाला, अगर ये है डेक्स्ट्रो और ऊपर वाला है लेवो, तो डेक्स्ट्रो और लेवो जब मिलते हैं सेम रेशो में, यानी कि 50-50%, तो वो कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? यस सर। अगर बी Yes, sir. और सी जुड़े, एक लेवो और एक डेक्स्ट्रो, वो भी 50-50% पे, तो दोनों एक दूसरे की पोलैरिटी को खत्म करके नॉन पोलर कर देंगे। एक घूम रहा है लेफ्ट पे, एक घूम रहा है राइट पे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है? ये एंटी लोड बनाने में यूज होता है ना? बोलो ठीक है। यस सर। देखो, अब जिस बच्चे ने ऑप्टिक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर मैं कह रही थी कि मतलब एनसीईआरटी में लिख रहे हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेशन के आगे प्लस का साइन लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करता है। वो तो एक नोटेशन है बेटा। मैं बता रहा हूँ ना, एक टॉपिक हुआ करता था पहले आपका, जिसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते थे। मैं स्टीरियो केमिस्ट्री करा दूंगा सब बच्चों को। चलो एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा में करा दूंगा, ठीक है? कोर्स में नहीं रहा वो प्लस और माइनस, अब आपके ना कोर्स में नहीं रहा, वो पूरी नोटेशन है बेटा। अच्छा, तूने ये देखा है, जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक की नेमिंग कराता हूँ तो हर चीज़ का मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब ये है, 2 लगाए तो ये है 3, तो उसमें भी हर चीज़ का मतलब है स्टीरियो केमिस्ट्री में। अब तुम्हें पता है डेक्स्ट्रो के साथ अगर प्लस लिखा है तो वो डेक्स्ट्रो है, और डेक्स्ट्रो के साथ माइनस लिखा है तो वो लेवो है। सिर्फ डी से काम चल जाता है। समझी बेटा? और जरूरी नहीं है कोई चीज ऐसे एक मिनट रुक, कोई चीज ऐसे ही घूमे जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी घूम सकती है। और जब कोई चीज दोनों तरफ से घूमती है तो उसे कहते हैं म्यूचुअल रोटेशन। नाम पड़ता है म्यूटा रोटेशन। वो बहुत सारी बातें हैं, पहले हुआ करती थी, अब कोर्स से निकल गया। काफी टाइम पहले था, लेसन नंबर 12 के नाम से स्टीरियो केमिस्ट्री एक चैप्टर था 2 नंबर का, अब वो कोर्स से निकल गया। अब बात समझ में आई तो बता। हाँ ठीक है, फिर भी मैं प्लस वाला वो पॉइंट करा दूंगा। ठीक, कोशिश करूंगा संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास दे करा दूंगा। अब मेरे पास SN1 SN2 वाला हो गया, ये 2-3 बातें हो गई। अब किसी बच्चे सर ने सुपर इम्पॉसिबल दोबारा बता दो। सुपर इम्पोजेबल इमेज वो होती है जो अकायरल से बनी हो। अकायरल कार्बन जो होते हैं वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, ठीक है? इसलिए वो सुपर इम्पोजेबल इमेज कहलाते हैं। या मैं आपको यूं कहूं कि अकायरल में कोई लेवो डेक्स्ट्रो तो होता नहीं है जिसकी रोटेशन हो, तो वो सब एक जैसे होते हैं। ठीक है? सर बेसिकली स्टैगर्ड और एक्लिप्स जैसा हो गया ना ये। हाँ, ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैगर्ड एक्लिप्स थोड़ा सा अलग है। स्टीरियो ही करानी पड़ेगी तुम्हें, थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री करा दूंगा, ये सारी बेसिक बातें अपने आप सुलझ जाएगी आपकी। अब मेरी बात सुनो, CCD सुनो। एक बच्चे ने पूछा है करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पेज देना पड़ेगा। देखो, कोई एक बार ये बता दो, टाइम कितना बचा है आपके ये लीव होने में? 31 मिनट हो गए सर। हाँ, 4 मिनट बचे अभी, 3 to 4 मिनट बचे हैं। ठीक है, अब जरा एक बार इधर ध्यान दो। कौन बोल रहा है? ये किसका था CCD? शायद दीपक का था, राघव। राघव का था। चलो ठीक है,
दीपक जरा एक बार इधर ध्यान दे, दीपक और राघव दोनों ने पूछा तो यहां ध्यान दो। ये बेंजीन है। बेंजीन मतलब कार्बन की चेन। कार्बन ऑक्सीजन से कम नेगेटिव होता है। मैंने इसके ऊपर OH रखा। मेरा मानना यह है कि O यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब आप कहोगे क्यों दे रहा है भाई, जब तेरा नेचर इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो चुपचाप इलेक्ट्रॉन खींच, दे क्यों रहा है, क्यों दानवीर बन रहा है? तो इसने कहा मेरे को ना, के लिए बिल्कुल सही, इसने कहा मेरे को रेजोनेंस करना है, मैं इसलिए दे रहा हूं। इस वजह से ये बेंजीन की चेन बन गई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो भी ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो ये बात हजम नहीं हो रही, और मैंने कहा कि ये कुछ ऐसा बना जब रेजोनेंस हुआ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और पैरा पोजीशन पे हो जाएगा चार्ज। तू ही बोल ले बेटा, हम नहीं पढ़ाते, बंद कर देते। पूछी क्यों प्रॉब्लम जब आता है, मार खानी है। ये तो पता है, समझ आया इसका मीनिंग क्या हुआ। अब थोड़ी देर चुप रहे। अब देखो, इसके OH पे नेगेटिव चार्ज है, इसके OH पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी कार्बन की चेन पर OH पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी बातों के चक्कर में OH को नेगेटिव कर दिया। OH पे पॉजिटिव चार्ज है, गलत बात। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, बेंजीन की रिंग पे नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल गलत है। कितनी बार गलत है? 2 बार। दीपक बात समझ में आई? राघव अब इसको देख, ये कौन है? ये था फिनॉल, अब है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में क्या हुआ, उसने अपना सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया शेयर करने के लिए कि भाई कर ले शेयर, और उसके बाद जब तू इसको शेयर कर लेगा तो भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज आएगा और बेंजीन की रिंग में माइनस डेल्टा चार्ज आएगा। क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना गलत है राघव? सही है, सही है, इसीलिए बना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये इस बेंजीन पे गलत है। तो दोनों को अगर मैं देखूं गलत है, पॉजिटिव तो इसमें करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात ठीक है और एक बात गलत। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा फिनॉल से अच्छा है? बेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें इससे better है। हाँ फिनॉल से बेटर है। दीपक करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? चल अब एक, इसका मतलब ये है कि जिस पे जो चार्ज होना चाहिए बस वो होना चाहिए। हाँ जिस पे जो चार्ज होना चाहिए एथिकली वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपसे बात कर रहा हूं किसकी? टेस्ट टू डिस्टिंग्विश की। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया टेस्ट टू डिस्टिंग्विश होता क्या? टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, तो ये जो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है ये होता है किसी 2 केमिकल्स को केमिकली अलग करना, किन्हीं 2 केमिकल। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में हम बात कर रहे हैं किसकी? ये प्राइमरी अमीन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन क्या है, टर्शरी अमीन क्या है। प्राइमरी अमीन मतलब, अच्छा अभी हम देख रहे थे कि कार्बन की चेन से जुड़े हुए, अमीन जो है वो नाइट्रोजन की चेन से जुड़ता है, तो नाइट्रोजन की चेन से कुछ ऐसे जुड़ेगा। देखो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, समझ रहे हो, और ये टर्शरी अमीन है। मैं किसके हाइड्रोजन हटा रहा हूं? नाइट्रोजन के। पहले वाले नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थे, दूसरे वाले नाइट्रोजन पे 1 और तीसरे वाले हाइड्रोजन पे 0। तो एक एक करके मैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटाए जा रहा हूं, और ये कहलाया आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। बात ठीक है? बोलो श्रेया। यस सर। श्रेया हाँ ठीक है सर। समझ आया बेटा? हाँ जी सर। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं बेटा, जो प्राइमरी अमीन है, जो प्राइमरी अमीन है वो किसका टेस्ट देता है? कार्बिल अमाइन टेस्ट है इसका नाम। का टेस्ट का नाम क्या है? कार्बिल अमाइन टेस्ट। जरा देख, ये प्राइमरी अमीन है RNH2, इसको मैं दे रहा हूं CHCl3, फिर CHCl3 को देता हूं मैं 3 KCl। KCl में KCl को लेके चला जाता है। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? K3Cl को लेके चला जाता है, ठीक है। अब जो तुम्हारा Rn है वो कार्बन को लेके जाएगा और क्या बनाएगा? RNC। इसे बोलते हैं हम क्या? आइसोनाइट्राइल। इसकी स्मेल होती है फाउल स्मेल, सड़ी हुई स्मेल। और जितने भी हाइड्रोजन हैं
वो सारे हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे? अरे गलत लिख दिया मैंने, OH लिखना था यहाँ पे। किसी ने बोला भी नहीं भाई, यहाँ OH आना था। मैं सोच रहा था कि Cl को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, और ये पानी बनाएगा। अब जरा ध्यान दो, RNC क्या है ये? आइसोनाइट्राइल। और इसकी स्मेल कैसी है? फाउल स्मेल। ठीक है, कुछ भी बोल लो, सड़े हुए अंडे की स्मेल, पता नहीं कैसी स्मेल, मुझे नहीं पता, देख लेना आप। अब H2O, 3 H2O बाहर हुए और 3 KCl। आई बात समझ में? यहाँ पर एक RNC बाहर हुआ जिसे हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल, 3 H2O बाहर हुए और 3 बाहर हुए KCl। और हमें मिला क्या? हमें मिला कि प्राइमरी अमीन एक आइसोनाइट्राइल देता है जिसकी स्मेल आती है, सेकेंडरी अमीन वो नहीं दे सकता, टर्शियरी अमीन वो नहीं दे सकता। प्राइमरी अमीन दे सकता है और बेंज अमीन भी दे सकता है। कौन दे सकता है? बेंज अमीन, बेंजीन वाला अमीन, वो भी प्राइमरी अमीन माना जाता है क्योंकि बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। जहां पर भी आपका NH2 होगा वो प्राइमरी अमीन होगा, जहां NH होगा वो सेकेंडरी, और जहां खाली N होगा वो टर्शियरी। बोलो बात समझ में आई? किसका क्वेश्चन था ये? श्रेया गुड़िया, समझ में आया? यस सर। चलो, अब ये वाली बातें हो गई। अब किसी ने सॉलिबिलिटी पूछा है अल्कोहल की, नहीं, अल्कोहल टू एल्केन का मैकेनिज्म पूछा है, बताता हूँ। पहले सॉलिबिलिटी पे ध्यान दो भाई। सॉलिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, मैं वो पेज निकालता हूँ जहाँ कहीं सॉलिबिलिटी लिखा हो, नहीं तो खुद ही लिखना पड़ेगा। कहीं नहीं सर लिखा। उस रिएक्शन में आपने सर पहले Cl ही कराया था। हाँ जी बेटा, अगर Cl कराया तो गलती से लिख दिया होगा, गलती से लिख दिया होगा। KCl लिखने की आदत है ना, KOH की जगह गलती से KCl लिख दिया होगा। ठीक है, सर 3 H2O बाहर कैसे होंगे? हेलो, 3 OH है, ये ले, कहाँ गया? 3 तो OH है और 3 H आयन है, ठीक है ठीक है ठीक 3 H+ आयन, 3 OH- आयन मिलके बनेंगे पानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट आए तो पूछ क्या करो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सॉलिबिलिटी की। पहले मेरी बात सुनो, सॉलिबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर। पहले बताओ, ये पूछा किसने सॉलिबिलिटी टॉपिक? सर मैंने। कौन मैंने? कौन है मैंने? शिवानी। शिवानी बेटा, सबसे पहले इस बात पे ध्यान दे कि अगर मैं तेरे से कहूं, अच्छा सॉलिबिलिटी तू सबकी पूछ रही है किसी पर्टिकुलर की पूछ रही है? बोल। हेलो एल्केन्स की पूछ रही हूँ सिर्फ। हेलो एल्केन, सिर्फ हेलो एल्केन? अच्छा देखो, पहले आप हेलो एल्केन देखो। अब हेलो एल्केन क्या है? RX। हेलो एल्केन क्या है आपका? RX। R का मतलब कार्बन की चेन, X का मतलब हैलाइड। ठीक, शिवानी ठीक है? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं ये जो हेलो एल्केन है जिसमें मैंने R और X करा है, मैसेज करना भूल गया था, देखो इसमें क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बोल बोल बेटा। है सर। नहीं है, एब्सेंट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे है बता? हाँ 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 एब्सेंट है। क्या ये पोलर नेचर का है? हाँ है। नहीं। अरे है है सर। भाई, पोलर नेचर का है। होता है RX। हाँ हाँ हाँ। Cl। X की तरफ जाता है पोलर नेचर। अगर ये पोलर नेचर का है तो ये पानी में सॉल्युबल होगा। अगर ये पोलर नेचर का है तो पानी में सॉल्युबल होगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, पानी भी पोलर नेचर का है। लेकिन इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ के खुद के साथ पानी का अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो RX थोड़ा सा घुलेगा अपने पोलर नेचर की वजह से, उसे बोलते हैं हम RX मिसिबल सॉल्युबल है पानी में। ठीक शिवानी? यस सर। शिवानी मैं तेरे से पूछ रहा हूँ RX थोड़ा सा पानी में क्यों घुलता है, तो तुझे जवाब देना पोलर नेचर।
अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, RX पानी में क्यों नहीं घुलता? तो तुझे जवाब देना है ड्यू टू लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं तेरे से पूछूं अच्छा होता क्या है ऐसा, तो तुझे बताना है पानी पानी के बीच में पहले से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, RX बीच में आता है, RX बीच में आके चाहता है कि भैया मैं इसकी बॉन्डिंग को तोड़ के खुद बॉन्ड बना लूं, तो कम से कम उसके जितनी बॉन्डिंग तो ला, लेकिन नहीं ला पाता तो हार जाता है। आई बात समझ में? जी सर। पक्का क्लियर है? यस सर। चलो सॉलिबिलिटी वाला टॉपिक हो गया। मैकेनिज्म किसने पूछा बेटा? मैकेनिज्म की एक बार प्रॉपर्टी वो वीडियो देख कर आओ। किसने पूछा मैकेनिज्म? मैकेनिज्म कौन बेटा? मैंने श्रेया बेटा, तूने इसकी वीडियो देखी या छुट्टी मारी थी उस दिन? जल्दी बता। नहीं मैंने देखी, फिर भी समझ नहीं आया? मतलब जब आपने क्लास में कराया था तभी वीडियो नहीं देखी। बेटा वीडियो देखो उसकी दोबारा, क्योंकि कई बार उस वक्त समझ में नहीं आता, वीडियो में समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरी की पूरी रिपीट कर, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कैसे होगा। नहीं आएगा तो मैं फिर समझा दूंगा, बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर पूरी क्लास लगा दी थी बेटा हमने। 3 मैकेनिज्म कराए मैंने इसके, तो तीनों मैकेनिज्म को एक बार देख, नहीं होगा तो रिपीट करा दूंगा, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर केमिस्ट्री का कोई डाउट दिखाई नहीं दे रहा। एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी का, किसने पूछा है? 10.5 किसने पूछा है? कौन? नेहा। बेटा तबीयत ठीक है घर में सबकी? नेहा चलो बढ़िया बात है, थोड़ा ध्यान रखो, सबकी तबीयत खराब चल रही बेटा, बहुत जोर का पेंडेमिक चल रहा है। आ जाओ नेहा, क्वेश्चन नंबर 10.5 का सेकंड पार्ट। कौन आ गया? कौन? इसमें क्या होता है? महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फैल रही है सर। इसके अंदर पूरी बॉडी में जैसे किसी को कोरोना हो गया है ना, हाँ कोरोना जिसको हो गया उसके बाद उसको फंगस हो रही है ब्लैक कलर की अब उसकी स्किन पे, और उंगलियां चिपक जाती हैं उस ब्लैक फंगस में, हटती नहीं है। हैं? लगती है ना फंगस टाइप की, वो बॉडी में लग जाती है और हटती नहीं है। अरे तू रहने दे, तू इस पे ध्यान दे, मेरे को हुआ है, मत न्यूज़ में देखा है। मत सुना मेरे को। आ जाओ वापस आ जाओ, अभी तक तो सामानों पे फंगस लगती थी, खाने पे लगती थी, अब बॉडी पे लगने लग गई। अब आ जाओ, दिल्ली में भी आएगा अगर मुंबई में आया तो। महाराष्ट्र में आ गया ना, मैं गांव जा रहा हूँ बेटा अपने छपरा। अब देखो, अब बारी आती है बेंजीन के साथ, यहाँ पर एक तो नाइट्रो लगा हुआ है, एक कार्बन की चेन लगी हुई है, और ब्रोमीन का अटैक कर रहे हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये कह रही भैया कहाँ अटैक करेगा? ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में एल्केन पे अटैक करेगा, बेंजीन पे नहीं। एल्केन कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? ये, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है? तो ये ब्रोमीन इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा और बनाएगा ये। किसका डाउट है ये? नेहा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात समझ में आई है यहाँ पर क्यों जुड़ा है? हाँ जी बेटा, कोई और बच्चा ही बोल। रेजोनेंस कर रहा है। हाँ वो तो रेजोनेंस कर रहा है, और दूसरा ये यहाँ पर इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये CH2CH3 एक एल्केन है। क्या है? एक एल्केन, एल्केन पे ही अटैक करता है ये, ठीक है? भैया पर उसमें CH3 पे जुड़ा हुआ था ये, किस पे जुड़ा CH2 पे थोड़ी ना जुड़ा है? CH3 पे जुड़ा, तो बेटा CH3 पे नहीं जुड़ेगा तो CH3 का एक हाइड्रोजन हटाऊंगा भी तो गुलनाज। गुलनाज दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ था। दूसरे वाले कार्बन से जोड़ा है वो, इसलिए इसने उस दूसरे वाले कार्बन पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि वहां पे स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, उस वाले को H छोड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे तुम पहले और दूसरे जिस मर्जी पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने इस वाले पे जोड़ा है तो उसका रीजन ये है, इस वाले को जोड़ने का रीजन क्या है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, ठीक है? ठीक है बेटा, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां H हटाना आसान हो जाएगा। नीतू समझ आया?
मेरे लिखे हुए एग्जाम्पल्स में से जो जो डाउट थे वो खत्म हो गए हैं, सिवाय एक डाउट को छोड़ के, वो है श्रेया का, वो मैकेनिज्म का। हाँ बोलो 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 बोलो। सर इस केस में नाइट्रो भी जुड़ा हुआ है और कार्बन की चेन भी जुड़ी हुई है। हाँ। तो सर यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लगेगा या माइनस आर इफेक्ट? अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ दोनों इफेक्ट लग रहे हैं इस वक्त तो, लेकिन रेजोनेंस कौन कर रहा है यहाँ पर? नाइट्रो ग्रुप बाहर से रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप खुद भी रेजोनेंस करता है, ठीक है, ये ज्यादा ताकतवर है। तो अगर बेंजीन के हिसाब से देखूं, बेंजीन के हिसाब से देखूं, ना 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 ना, सुन सुन सुन, यहाँ पर अगर कोई वो इसके हिसाब से पूछेगा तो प्लस आर इफेक्ट, और इसके हिसाब से पूछेगा तो माइनस आर इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब अब रिएक्टिविटी की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दो दो जगहों से रेजोनेंस हो रहा है। तो कोई तुमसे पूछे ये ज्यादा रिएक्टिव है या एक जगह पे लगा हुआ NO2 ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कम रिएक्टिव है, ये स्टेबल ज्यादा है, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस डबल हो रहा है। ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा ना? क्यों बेटा क्यों? सर ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, रेजोनेंस का तो पन्ना ही फाड़ दो यहाँ पर, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे जुड़ेगा ब्रोमीन, इससे जुड़ेगा इसलिए क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन सिर्फ एल्केन पे अटैक करता है। अब वो इस वाले पे जुड़ेगा या इस वाले पे जुड़ेगा, इस पे ध्यान देना है। CH2 पे इसलिए जुड़ा है क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरी बात, CH2 पे इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से वो अपना H आयन छोड़ देता है, नॉन बॉन्डिंग H आयन बनाता है, ठीक है। तो तुझे सबसे पहले क्या ध्यान देना है? तुझे सबसे पहले ध्यान देना है ये एल्केन पे अटैक करेगा, फिर उसके बाद ये ध्यान देना है स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये CH2 वाले पे जुड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो ये तो बात हो गई इसकी। और सर हाँ जी, एक 10.7 करा, एक बार फर्स्ट वाला कराना। इंटेक्स या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10.7 ये। हाँ भैया। चलो, आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन के बारे में पूछ रही है ये इसमें फंस गई कि आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन बनाते हैं। पहला, कार्बन की सीधी चेन और ब्रोमीन। दूसरा, कार्बन की सीधी चेन और दूसरे नंबर पे ब्रोमीन। तीसरा, कार्बन की ऐसी चेन। चौथा, एक बार ये देखना है दोनों सेम नहीं है, गलत बना दी मैंने। सेम है। अब ठीक है, अब देख, तेरे को बेटा बताना है SN1 और SN2 के लिए ऑर्डर। मतलब तुझे पता होना चाहिए प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा है। एक बच्चे ने अभी पूछा भी था कि भैया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रांचिंग आ जाए, यही पूछा था ना। आ गई ब्रांचिंग, ये प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है साफ, ये वाला टर्शरी है, लेकिन ये ब्रांच्ड है। ये प्राइमरी है, ब्रांच वाला। आई बात समझ में? अब सबसे अच्छा SN2 करेगा प्राइमरी, उससे कम ब्रांच वाला प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। समझ में आया? हाँ भैया। किसने पूछा था क्वेश्चन? गायत्री। अब देखो, गायत्री ये क्वेश्चन पूछ के तुम्हारा ही फायदा करा रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके अंदर एक तो कई बार बच्चे 4 आइसोमर नहीं बना पाते। अरे मैंने गलत बना दिया, अभी बनाया ना, भी गलत, इसका मतलब दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यस सर। चलो, अब इसके बाद मेरे को तो अब कोई डाउट लग नहीं रहे। इसके डाउट हुए केमिस्ट्री के समाप्त। फिजिक्स के डाउट बहुत सारे बचे हुए हैं। फिजिक्स के डाउट के लिए थोड़ा गैप दे दूं क्या बीच में क्लास का? हाँ जी सर। यस। चलो, थोड़ी देर का गैप दे रहा हूं। अभी आपको बेटा एक बच्चा है, उसकी भी क्लास होती है शारंग की आज। चलो कोई नहीं, मैं अभी 7 बजे के आसपास रिपीट क्लास ले लूं तुम्हारी। यस सर। चलो, राधे राधे। यस सर। हाँ तो बढ़िया। 1 मिनट रुक जाओ। अब अभी लीव नहीं करना है आपको, अभी आपको लीव नहीं करना है बेटा। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो सर, कौन बोल रहा था? सर मैं कह रही थी। एक एक करके बोलो। गायत्री कुछ कह रही है, बोल ले गायत्री, बोल। सर मैं कह रही थी ना, अभी मतलब मेरे को 3 क्वेश्चन पूछने हैं, कोई मतलब
किसके? केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के। कौन कौन से? हाँ। एक तो बोल एक तो। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है उनके कंपैरेबल मास के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। और बोल। और एराइल हैलाइड मतलब व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, बोलूं मैं? कराऊं? कराऊं बेटा? अब सब बच्चे इसकी बात सुनेंगे, इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, अच्छा ये ब्लैक पेपर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है या व्हाइट वाला? ब्लैक वाला। चलो 12 पास करो ब्लैक। ठीक है, आ जाओ। ये कौन बोला? जोर देता है आंखों पे। ये एंड में कौन बोला था ब्लैक? सार्थक सिंगल। सार्थक। अब ध्यान दो, हम आपसे बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं जो इसने क्वेश्चन पूछा। ये कह रही भैया, पहला क्वेश्चन क्या था बेटा तेरा? व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब मच लार्जर देन होता है कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ये क्या है? क्या इसके पास पोलर नेचर है? और ये क्या है? सिंपल हाइड्रोकार्बन। नॉन पोलर। अगर कोई चीज नॉन पोलर नेचर की है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर कोई चीज पोलर नेचर की है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा, एक अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, उसको क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या आती है? और अगर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में आती है, एग्जिस्टेंस होती है उसकी, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाती है, सॉलिबिलिटी भी बढ़ाता है। ये तो पोलर नेचर। तो गायत्री वाली बात समझ में आई? और अगर अब मैं तेरे से पूछूं गायत्री, RF, RBr, RCl और RI, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा रखेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बताएगी? ना 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 ना, सबसे ज्यादा RI का होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। आप ये मत सोचो इसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन तब दिखाएगा जब वो सीधा सीधा जुड़ा हो हाइड्रोजन से। यहां पर वो सीधा सीधा जुड़ा है कार्बन से। समझी बेटा? इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। गायत्री बात समझ में आई? हाँ भैया। चलो अब ये भी बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या था तेरा? Why aryl halides are less मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले ये अराइल है, ये अल्काइल है। अराइल और अल्काइल दिखाई दे रहे हैं? मैं तू कह रही है कि ये कम रिएक्टिव क्यों होता है? न्यूक्लियोफिलिक को मार गोली, SN1 या SN2 तो दूर की बात है, ये रिएक्टिव ही कम होता है। बता क्यों? खुद बहुत स्टेबल है। क्या स्टेबल है? क्या रीजन है? रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस। खत्म। रेजोनेंस स्टेबिलिटी। बोल। तो एक और क्वेश्चन पूछना है। किसको पूछना है? तो शिवानी। बोल बेटा। सर पैरा आइसोमर्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स, क्योंकि वो सिमेट्रिक होते हैं। ओके। क्योंकि वो सिमेट्रिक होते हैं। पैरा ऑर्थो के कंपैरिजन में और मेटा के कंपैरिजन में ज्यादा सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब बोल। ओके सर। बात ठीक है? ठीक है सर। अब छुट्टी कर दूं? भैया एक क्वेश्चन हो रहा है। आय हाय, बोलो 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 बोलो। भैया क्या शब्द डिपेंड करता है? क्या डिपेंड करता है? क्या बोली बेटा? चार्ज मास है।
चार्ज मास पे डिपेंड करता है। हाँ सर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करता है तो चार्ज रिलीज होता है या गेन होता है, उसके वजह से मास चेंज होता है, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल। इसके अलावा चार्ज मास पे और कुछ तो डिपेंड कर नहीं रहा। ठीक है, ठीक है भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन सर एक डाउट है, पूछो। 11.7 का फर्स्ट पार्ट जो है ना इंडेक्स क्वेश्चन का, वो बता दो। उसमें बस minor मैं यही मतलब सोच रहा था क्या कोई बचेगा? क्वेश्चन पूछे और मैं उसकी बेइज्जती करूं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मुझे पता है तुम बच्चों कहोगे कि हमारे भैया इतने अच्छे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बातें मत करा करो बेटा।